Good morning, all of you. I was discussing the topic, the Government of India Act 1935. First point was फेडरल सिस्टम, संघात्मक शासन की व्यवस्था, एंड सेकेंड वाज डॉर्ची, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। तो इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं 1935 के अधिनियम के, जिनके आधार पर हम अध्ययन करेंगे। दो बिंदुओं का अध्ययन हम कर चुके थे, शेष को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक इसमें था संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था। जिसमें फेडरल सिस्टम, दूसरा है केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन। द्वैधी इन द सेंटर। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था। तीसरा टॉपिक है प्रांतीय स्वायत्त शासन। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रांतीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था। चौथा पॉइंट है केंद्रीय विधानमंडल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। पांचवा टॉपिक है, पांचवा बिंदु है इसमें कि प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन व्यवस्था। छठवां है कि डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन।
distribution of power between central and state. Distribution of power between central and state. प्रांतीय शासन व्यवस्था प्रोविंशियल सिस्टम। और सातवां है फेडरल न्यायालय की स्थापना। फेडरल न्यायालय की स्थापना। फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट का फेडरल कोर्ट। तो इस तरह से निम्न बिंदुओं के आधार पर इसका अध्ययन करते हैं। दो टॉपिक हम पढ़ा चुके थे, संघात्मक शासन की व्यवस्था, संघात्मक सरकार की व्यवस्था। शासन की व्यवस्था 1935 अधिनियम का एक प्रमुख कारण था, जिसमें केंद्र में उत्तरदायित्व शासन की व्यवस्था की मांग की गई। द्वैची मीन्स केंद्र में द्वैध शासन। 1919 के अधिनियम ने जिस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाई, उस सुधार को 1935 अधिनियम के द्वारा लागू किया गया, क्योंकि भारतीयों की उत्तरदायित्व शासन की मांग 1935 अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर पूरी की जा सके। तो केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया, केंद्रीय तथा प्रांतीय, तथा उनमें कुछ महत्वपूर्ण विषय होते थे जो रक्षित के अंतर्गत आते थे, कब महत्वपूर्ण मामले हस्तांतरित के अंतर्गत आते थे। आगे के टॉपिक हम अध्ययन करेंगे प्रांतीय शासन, स्वायत्त शासन की व्यवस्था। 1935 के अधिनियम की एक विशेषता थी, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रांतीय विधानमंडल होती थी, प्रांतों को विधान बनाने का स्वायत्त अधिकार दिया गया। मीन्स प्रांतीय सरकार द्वारा जो कानून बनाए जाते थे, वह कानून अत्यांतिक होते थे, एब्सोल्यूट होते थे। उसमें केंद्र सरकार उस कानून को, केंद्र सरकार की शक्तियां वहां पर सीमित थी, अर्थात प्रांत को सार्वभौम रूप से कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। और उस कानून पर वह जो है कानून गवर्नर जनरल की अनुमति के लिए, पढ़ने के बाद गवर्नर जनरल की अनुमति के लिए भेजा जाता था। तो ब्रिटिश संसद जो कानून बनाया जाता था प्रांतीय अधिनियम द्वारा, वह गवर्नर जनरल की अनुमति से ब्रिटिश संसद द्वारा ही चुनौती दी जा सकती थी उस कानून पर। इसलिए गवर्नर जनरल को वहाँ पर विवेकाधिकार की शक्ति प्राप्त थी और किसी भी कानून को रद्द कर सकता था, समाप्त कर सकता था। तो प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतीय सरकार की स्थापना भी जो है 1935 के अधिनियम का एक प्रमुख कारण था। अगला टॉपिक है केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल के दो सदन होते थे, पहला विधानसभा, दूसरा राज्य परिषद।
विधानसभा, राज्य परिषद। तो विधानसभा की सदस्य संख्या 350 होती थी, जिसमें 250 सदस्य ब्रिटिश भारत द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा शेष सदस्यों का सीधे निर्वाचन होता था। तो इसके पश्चात दूसरा परिषद था, विधान परिषद का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता था, लेकिन गवर्नर जनरल यदि चाहे उसको विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त थी, इसके पहले भी सदन को विघटित कर सकता था। और राज्य परिषद के 260 सदस्य होते थे, जिसमें 104 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों द्वारा, 6 नामित होते थे, शेष निर्वाचन द्वारा आते थे। और राज्य परिषद को भी जो है राज्य के संबंध में कानून बनाने का एक विशेषाधिकार प्राप्त था। और राज्य परिषद एक अस्थायी सदन था और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते थे। इस तरह से जो इन सदनों द्वारा विधान बनाए जाते थे, चाहे केंद्रीय विधानसभा द्वारा हो, वह गवर्नर जनरल की अनुमति के लिए भेजा जाता था। उस पर गवर्नर जनरल का विवेकाधिकार प्राप्त था तथा प्रांतों को प्रांतीय परिषद पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय परिषदों को था। और चूंकि प्रांतीय परिषद एक अस्थायी सदन था, परमानेंट हाउस था, उसके पूरे सदस्य एक बार में जो है अवकाश नहीं ग्रहण करते थे, बल्कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते थे। तत्पश्चात यही जो है 1935 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम जो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, वही भारतीय संविधान के अंतर्गत भी काफ़ी कुछ स्तर तक समाहित की गई। इसलिए कहा जाता है कि 1935 का अधिनियम जो है भारतीय संविधान में काफ़ी बंध यहाँ से लिए गए। अगला टॉपिक है कि प्रांतीय शासन व्यवस्था। प्रांतीय शासन व्यवस्था जिस प्रकार से केंद्र में 2 सदनात्मक शासन की व्यवस्था की गई, उसी प्रकार से प्रांतों में भी 2 सदन बनाए गए, एक विधानसभा, दूसरा राज्य परिषद। तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य जो थे वह निर्वाचित होते थे, निर्वाचन करके आते थे और देश के भिन्न भागों में भिन्न तरह की प्रणाली थी, भिन्न तरह से चुन के आती थी। तो प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी 2 सदन थे, विधानसभा, राज्य परिषद। प्रांतीय परिषदों में विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून जो है, उस पर विधानसभा द्वारा जो कानून बनाए जाते थे, गवर्नर जनरल उसको विवेकाधिकार था, उस कानून को रद्द कर सकता था, नहीं तो विधानसभा को कानून बनाने का तांत्रिक अधिकार दिया गया था। इसी प्रकार से प्रांतीय राज्य परिषद था। प्रांतीय राज्य परिषद में एक अस्थायी सदन होता था। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते थे और इन विषयों पर जो महत्वपूर्ण विषय होते थे उन पर प्रांतीय परिषदों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। और केंद्र था राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। केंद्र था राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, क्योंकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी था, नहीं तो यह निश्चित नहीं हो पाता था किस विषय पर कौन सदन कानून बनाए। तो 3 सूचियां निर्धारित की गई, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची।
केंद्रीय सूची, केंद्रीय सूची इसमें 59 सब्जेक्ट रखे गए, विषय रखे गए। और दूसरी राज्य सूची, राज्य सूची इसमें 54 सब्जेक्ट रखे गए। तथा तीसरी जो सूची थी वो समवर्ती सूची कहा गया उसको। समवर्ती सूची का केंद्र था राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची इसमें 36 विषय। तो देयर वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। 1935 के अधिनियम के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया। मीन्स शक्तियां 3 भागों में बांट दी गई, 3 सूची बनाई गई। फर्स्ट वन वाज सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट in which there were 59 subjects। पहली केंद्रीय सूची थी जिसको संघ सूची कहा जाता है। संघ सूची में जो है 59 विषय रखे गए तथा राज्य सूची में 54 विषय को रखा गया तथा कंकरेंट लिस्ट बनाई गई, इसमें 36 विषय प्रकटित किए गए। इस प्रकार से 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, केंद्रीय सूची जिसको कहा जाता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार, असलियत अधिकार केंद्र सरकार को था तथा राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य विधानमंडल को दिया गया तथा समवर्ती सूची पर कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट पर, इसको समवर्ती सूची कहा गया, इसमें 36 विषय थे। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य तथा केंद्र दोनों को दिया गया था। लेकिन जहां पर राज्य केंद्र दोनों द्वारा कानून निर्मित किया जाता था, ऐसी परिस्थिति में दोनों में अगर विरोधाभास की स्थिति होती थी तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही अभिभावी माना जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1935 के अधिनियम ने, 1935 के अधिनियम में जो प्राविधान थे वो भारतीय संविधान में जो 1950 में लागू किया गया पूरी तरह से देश में, इसके काफी कुछ प्रोविजन दिखाई देते हैं भारतीय संविधान में। अगला महत्वपूर्ण विषय था फेडरल न्यायालय की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट इन इंडिया। फेडरल न्यायालय की स्थापना, 1935 का अधिनियम ने एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की थी। फेडरल न्यायालय के द्वारा निर्मित कानून पूरे देश में लागू किया जाता था और इस निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में होती थी। उस समय फेडरल न्यायालय आज के उच्च न्यायालय की तरह था, क्योंकि इसके अगेंस्ट अपील जो होती थी, यद्यपि यह उच्चतम न्यायालय की शक्तियों की तरह था, लेकिन इसके विरुद्ध अपील जो है प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। इस तरह से फेडरल न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते थे, अधीनस्थ न्यायालय के नीचे जिले न्यायालय होते थे। इस प्रकार से जो है न्यायालय की एक श्रृंखला निर्धारित की गई, जो कि जिसकी की अपील एक दूसरे के यहाँ होती थी, निचली अदालत से ऊपरी अदालत में, और सबसे ऊंची कोर्ट्स जो फेडरल न्यायालय थी इसके विरुद्ध अपील जो है प्रिवी काउंसिल में होती थी और प्रिवी काउंसिल द्वारा बनाया गया न्यायालय अंतिम होता था। इस प्रकार से संघात्मक शासन, इस प्रकार से 1935 के अधिनियम ने भारतीय संविधान में को बनाने में बड़ा ही मार्गदर्शन प्रस्तुत किया।
जो कि एक प्रमुख विषय के रूप में माना जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दीज आर द प्रोविजंस विच आर गिवन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 which is very useful for the Constitution of India which was come into force in 1950. Thank you very much.